सो वी हैव स्टार्टेड विटामिन ए। अब इसकी एब्जॉर्प्शन हमने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हमने इसका फंक्शन स्टडी करना है। इसका फंक्शन बताने से पहले यू शुड नो वन थिंग दैट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स या एनी अदर मॉलिक्यूल हार्मोन्स अगर हम बात करें, या फिर फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स या फ़ैट सॉल्युबल हार्मोन्स वगैरह, इन सब के एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और कुछ कॉमन बातें अगर हम वो याद रख लें तो मेन थिंग जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो हम लिख सकते हैं खुद से। ये चीज़ें आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट में पढ़ी होंगी, लेकिन उससे यहाँ फंक्शन बताने से पहले मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। जितने भी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं या हार्मोन्स हैं या कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स है, इसने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाना है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, जहाँ पे इसका रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट होता है इन द जीन। सपोज़ ये एक जीन है, वो स्पेशल क्रोमोसोम है जिसके ऊपर इसका रिसेप्टर पड़ा है, जिसको हम कहते हैं इसकी हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट इन द केस ऑफ हार्मोन्स। और अगर वाइटामिन्स भी है तो उसका वहाँ पे स्पेशल रिसेप्टर होता है। इस जीन को जाके इसने एक्टिव करना है, इस जीन की रेगुलेशन होनी है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होनी है, देन ट्रांसलेशन होनी है, देन यहाँ पे हमें कुछ प्रोटीन्स मिलेंगी स्पेशल, और इनकी हो सकता है कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी हो, और ये प्रोटीन सब्सिक्वेंटली आगे एक्शन कर रही हैं। जैसे विटामिन डी में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से कैल बाइंडिंग के थ्रू फंक्शन हो रहा है। और मुख्तलिफ फ़ैट सॉल्युबल विटामिन जो कि 3-4 हैं, या इसके अलावा हार्मोन्स जब आप पढ़ें तो उसमें भी ये एक कॉमन चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि इसका एक्शन है थ्रू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और बाकी जितने भी वाटर सॉल्युबल अभी जो हम पढ़ेंगे, इनका सारों का डायरेक्ट एक्शन है, या आप सेकंड मैसेंजर सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, बिकॉज ये खुद न्यूक्लियस तक नहीं जाते। तो ये कुछ कॉमन बात थी अबाउट ऑल द वाइटामिन्स। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अबाउट द विटामिन ए, तो इसकी एक साइकिल होती है कंप्लीट इन द रेटिना, जिससे हमें विजन मिलती है। तो इसको हम देखते हैं कि हमने लास्ट ये देखा था कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल थी, दैट इज़ रेटिनॉल एंड रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कम्प्लेक्स, जो कि लिवर से रिलीज़ हुआ था आफ्टर स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर। अब क्या होगा कि ये आरबीपी तो एक्स्ट्रा चीज़ है, जब ये इसने यूटिलाइज़ होना है तो रेटिनॉल ने अलहदा हो जाना है और इसने अलहदा हो जाना है। सो यहाँ पे अब हमें रेटिनॉल अवेलेबल है और ये आरबीपी अलहदा हो गया। अब ये रेटिनॉल 2 फॉर्म्स में होता है। यहाँ लिवर में सारी कहानी फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉल की है। रेटिनॉल इज़ ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ये ट्रांस और सिस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पहले बहुत पढ़ लिया, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पे। ऑल ट्रांस रेटिनॉल की फॉर्म में अवेलेबल होगा। अब इसकी कन्वर्जन होगी पहले इनटू ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर। इसके बाद इसको हमने करवाना है सिस फॉर्म में कन्वर्जन। रेटिनॉल ने पहले रेटिनाइल एस्टर बनाया और ये दोनों ट्रांसफॉर्म में। अब हमें चाहिए सिस फॉर्म, तो 11 सिस रेटिनॉल। अब ये वो मेन मॉलिक्यूल है जो हमें चाहिए आगे। 11 सिस रेटिनॉल ने यहाँ पे कंबाइन करना है विद द ऑप्सिन प्रोटीन। ये ऑप्सिन प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है रेटिना में। ये ऑप्सिन प्रोटीन जब रेटिनॉल के साथ, जो कि सिस फॉर्म है, इसके साथ कंबाइन करके बनाएगी रोडोप्सिन। ये हमारी आइज़ में प्रोटीन है। डिटेल आपने सारी इसकी फिजियोलॉजी में पढ़नी है, जो स्पेशल सेंसेस में। यहाँ पे जब रोडोप्सिन की फॉर्मेशन होनी है तो दिस इज़ द मेन रिएक्शन। अब रोडोप्सिन जो है, इसके ऊपर जब पड़ेगी लाइट वायर से, तो लाइट के पड़ने से क्या होता है कि ऑप्सिन रिलीज़ होती है और यहाँ पे हमें दोबारा से मिल जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल। ये आपने याद रखना है कि ये रेटिनल है ए वाला, और ऊपर से हमने जो स्टार्ट किया था वो रेटिनॉल था। अब यहाँ पे जब लाइट ने ब्रेक किया है और ऑप्सिन अलहदा हुई है और ट्रांस रेटिनल अलहदा हुई है, ये वो टाइम है जब इस रिएक्शन की बेसिस पे ऑप्टिक नर्व हमारी एक्टिव होती है और सिग्नल ट्रेवल्स टू द ब्रेन, और फिर हमें विजन मिलेगी। अब ये रेटिनल फॉर्म जो है, दिस इज़ अगेन इंटर कन्वर्टेड टू रेटिनॉल फॉर्म। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें इसीलिए बताई थी ताकि आपको यहाँ पता हो कि रेटिनल और रेटिनॉल के आपस में इंटर कन्वर्जन है। तो अब रेटिनॉल फॉर्म अगेन हमारे पास अवेलेबल है। ये सब्सिक्वेंट रिएक्शंस करेगी और दोबारा से रिसाइकल हो जाएगी।
और इसके अलावा जब इसकी अगर शॉर्टेज होगी तो यहाँ पीछे से लिवर से हमें मिल रहा है ये कम्प्लेक्स ही फॉर्म में विटामिन ए, रेटिनॉल विद रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कम्प्लेक्स। और एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ हमारे पास रेटिनाइल एस्टर था जो रेटिनॉल में कन्वर्ट हुआ है, और बॉडी में कहीं और भी अगर विटामिन ए का फंक्शन हो रहा है जहाँ एस्टर वापस से रेटिनॉल या रेटिनल कुछ भी बना रहा है, तो एस्टर मीन्स कि ये फैटी एसिड के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फैटी एसिड ने निकलना है, लेकिन अब हम हर जगह शो नहीं करते, लेकिन ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें फैटी एसिड मिल रहा है। इसके अलावा रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल की कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, इसके कहीं और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जहाँ इसका फंक्शन है फॉर एग्जांपल इन द एपिथेलियम, जहाँ पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स, जिसको हम RAR भी कहते हैं। सो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ये जाके फंक्शन करेगा। एपिथेलियल सेल्स में इसने क्या करवाना होता है, केराटिन की आप कह रहे ट्रांसलेशन करवानी होती है, एक्सप्रेशन, ये सारा जीन वाला मैकेनिज़्म है जिससे केराटिन की प्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा विटामिन ए के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन डिटेल आपने इन 2 फंक्शंस की स्टडी करनी थी, लेकिन बाकी फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। सो ये एक फंक्शन हमने यहाँ पढ़ लिया, सेकेंड फंक्शन ये एपिथेलियल सेल्स में था। इसके अलावा आप फंक्शन इसके सारे एन्यूमरेट आपको आ सकते हैं, तो आपने ये लिख के रख लेने हैं जिसके बाकी फंक्शंस हैं। एक इसका है एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट, देन ग्रोथ में इसका इफ़ेक्ट है। अच्छा, ग्रोथ में आपने एक बात यहाँ रखनी है कि विटामिन ए जो है ग्रोथ के हवाले से हमने कहा है कि ये बोन ग्रोथ, यानी आपकी बोन्स ग्रोथ होती हैं। ज़ाहिर बात है आपका स्केलेटन ग्रो हो रहा है तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ उसी से शो होती है। सो अगर विटामिन ए की ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो बोन की मिनरलाइजेशन ये उल्टा कम भी कर देता है, लेकिन एट एडिक्वेट वैल्यूज़, एडिक्वेट अमाउंट इसने बोन की मिनरलाइजेशन करवानी है। सो ये ग्रोथ में आपने ये बात नहीं भूलनी। इसके अलावा इसका रोल ये विजुअल साइकिल में हमने पढ़ लिया, इसका रोल है इन द एपिथेलियम जो भी हमने पढ़ा। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में इसका रोल है, फिर इम्यून फंक्शंस में इसका बहुत रोल है, फिर सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, सेलुलर लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल, दोनों लेवल पे इसकी ग्रोथ में इसका इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें कि किस ट्रीटमेंट में विटामिन ए यूज़ हो रहा है, सो दैट इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी एंड सोरेसिस। सो ये कुछ फंक्शंस हैं विटामिन ए के। इसके सोर्सेज आपने याद रखने, एक तो लिवर जो है मेन सोर्स है हर फैट सॉल्युबल विटामिन का, विटामिन की बहुत एक्सेस होती है लिवर में। इसके अलावा एग योक में, किडनी में, क्रीम बटर वगैरह में आपको मिलता है विटामिन ए। रिप्रोडक्शन के हवाले से आपने याद रखना है कि इसका रोल है सपोर्टिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रिवेंटिंग द फीटल रिजॉर्प्शन इन द फीमेल। सो आपको ये पूछा जा सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिहाज से आपने एक बात याद रखनी है कि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट है इसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो वहाँ पे ये हम नहीं देते। सो ये बात आपने नहीं भूलनी। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब क्या साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। जब आपको सारे इसके फंक्शंस पता हैं तो डेफिशिएंसीज के आपको फिर खुद ही पता होंगे कि क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस नज़र आएगी, विजुअल थ्रेशोल्ड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, सो आपको डिम लाइट में नज़र आना कम हो जाएगा। सो नाइट ब्लाइंडनेस इसका फर्स्ट इफेक्ट होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, बाकी इफेक्ट्स सेकेंडरी हैं। फर्स्ट इफेक्ट इज़ द नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ज़ीरोफ्थेल्मिया, इंक्रीज्ड केराटिन सिंथेसिस होती है जिसमें एंड ड्राइनेस ऑफ द कंजंक्टिवा एंड द कॉर्निया स्ट्रक्चर्स हैं आइज़ के, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और टॉक्सिसिटी के लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि इसकी अच्छा कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी टॉक्सिसिटी की, वो देख लेते हैं। टॉक्सिसिटी में क्या होगा कि स्किन में हमने कहा है कि केराटिन की प्रोडक्शन करवाती है, लेकिन अगर एक्सेस केराटिन की प्रोडक्शन हो जाएगी तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। फिर अगर लिवर की बात करें तो लिवर में ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ये रेटिनाइल एस्टर्स, ये सारा ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे लिवर की सिरोसिस हो सकती है अगर विटामिन ए बहुत एक्सेस में स्टोर हो लिवर में। देन CNS की बात करें तो दिस में मिमिक द साइंस ऑफ अ ट्यूमर। फिर फीमेल में हमने बता दिया कि टेराटोजेनिक इफेक्ट है। बाकी बोन मिनरलाइजेशन और डिक्रीज मिनरलाइजेशन वो सारी बातें भी आप टॉक्सिसिटी में बता सकते हैं।
बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो हमने देखा था कि एक्नी और सोरेसिस की ट्रीटमेंट में इसके अलावा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इन 3 चीज़ों की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है विटामिन ए. सो दिस इज़ अबाउट विटामिन ए. सो आई होप सो ये आपको इससे समझ आ गई होगी. एब्जॉर्प्शन प्लस मैकेनिज़्म इन द आई और इसकी टॉक्सिसिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विटामिन ए के लिहाज से. सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू. कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब.